हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज हम पी सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं फिजिक्स सेक्शन में। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोग पेपर दे चुके होंगे, पेपर में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पेपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टर फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन एक्सेलरेशन ऑफ रेडियस आर एट अ स्पीड ऑफ वी। और ए क्या बोल रहा है, ए मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का। तो आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है और रेडियस उसका आर है, तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर v है और ये कांस्टेंट है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आता है बच्चे वो आता है एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a, जिसकी वैल्यू होती है v² डिवाइडेड बाई r। ठीक है ना, ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखे रहना। अब नाउ अगर a प्रोपोर्शनल टू v² है तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ किसके किसके बीच का, a वर्सेस v के गिव का। अगर v की वैल्यू 0 तो a भी 0, v की वैल्यू अगर 2 टाइम्स हुआ तो a की वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर v की वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ा तो a की वैल्यू 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ये बेसिकली होता पैराबोलिक है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है ना। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरे पास राइट आंसर है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम x टू y सोन इन एडजेसेंट फिगर। ठीक है, आपको एक दिख रहा होगा कि मेरे पास दो मीडियम है, ये मीडियम x है और ये मीडियम y है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि लाइट यहाँ पे बेंड हो चुका है। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास ये नॉर्मल लाइन है और नॉर्मल लाइन से ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे है जो मीडियम x से थ्रू मीडियम y जा रही है। अगर ये अपने बिल्कुल बिना पाथ डेविएट हुए मूव कर गया, यानी आप कहते हो मीडियम x और मीडियम y की जो म्यू की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम होगी। अगर मेरे पास ये बेंड हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो चुका है, तो मेरे पास यानी मीडियम y ज़्यादा क्या होगा, रेयरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम होगा। ये कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। और डेंसर मीडियम होने के वजह से स्पीड ऑफ लाइट ये लेस देन हो जाएगी c से। अगर यहाँ पे स्पीड c है तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज़ और पता है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, नो चेंज ड्यू टू मीडियम के वजह से। ठीक है ना। आप कभी भी किसी भी वेवलेंथ की बात करोगे, किसी भी वेव की बात कर रहे हो, अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। चेंज क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो कम हो जाएगी। और आपको एक फॉर्मूला पता है v=f लैम्डा, ये साउंड चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे। v रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, f रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो मेरे पास अगर स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, यानी वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। यानी आपका द स्पीड डिक्रीजेज एंड वेवलेंथ इज डिक्रीजेज, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास ऑप्शन सी आ जाएगा। बोले यहाँ तक बात क्लियर है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का, अ पार्टिकल मूव अलोंग x एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x = 6t²। x = 6t² बोल रहा है कि मेरे पास एक पार्टिकल है और पार्टिकल किस एक्सिस में चल रहा है, x एक्सिस में चल रहा है। तो t = 0 पे x की वैल्यू कितनी होगी, 0, और ये फिर कुछ टाइम t t पर ये x की वैल्यू कितना है, 6t² के इक्वल बोल रहा है। तो कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे सर, अगर मैं इस x का डिफ्रेंशिएशन कर दूं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेगा, वो आ जाएगा dx/dt, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 6t² का डिफ्रेंशिएशन करना है टी के टाइम के रिस्पेक्ट में, ये 12t आ जाएगा। और ये dx/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास होता है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की स्पीड आ रही है 12t। और आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप फिर इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, और dv/dt आपका होता है एक्सेलरेशन, और 12t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन होगा।
पहला तो गलत हो गया। पैरा क्वेश्चन में कह रहा है जब एक्स एक्सिस में चल रहे हैं तो लीनियर पाथ में चल रहा है ना, पैराबोलिक तो हो ही नहीं सकता। ईच सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में क्या वेलोसिटी, नहीं एक सेकेंड में तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज हो रहा है ना। एक्सेलरेशन अगर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, 12 मीटर पर सेकंड, तो सी भी गलत है। डी देख लेते हैं, वेलोसिटी पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड एंड। अब ये वेलोसिटी का आपको पता है तो वेलोसिटी आपको टाइम टी एट टी इज इक्वल टू 0.5 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 12 इंटू टाइम टू की वैल्यू 0.5 और ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास आंसर जो है वो डी करेक्ट आंसर है। बस इतना सा कहानी था। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई करना। द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल। बात ये है कि लेट सपोज अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर पहला ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है F, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब अगर ये दोनों भाई, ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो कैंसिल आउट कैसे करेगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल आउट एक्शन फोर्स बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। क्या ये बात सही है? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट बॉडी या डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे होते हैं, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते थे। कैंसिल तो तब करते ना एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों, एक फोर्स पॉजिटिव और एक फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होता है ना। तो अब आंसर इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेरे पास ए स्टोन थ्रो हॉरिजॉन्टली एंड फॉलोज XYZ पाथ है। अगर मैं ये मान ले मेरे पास क्या है कुछ इस तरह से है और ये कोई बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है ना, इसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है और इसे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया हूँ। अब हॉरिजॉन्टल फेंकेगा तो ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी के बराबर लगता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये इस तरह का पाथ पैराबोलिक पाथ लेके जाएगा, है ना, पैराबोलिक पाथ लेके जाएगा। और उस टाइम पे ये कह रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो भाई अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया तो भी यहाँ पे भी अभी एक्सेलरेशन इसका जी डाउनवर्ड था, अभी भी इसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो भी तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड ही होगा, एक्सेलरेशन थोड़ी ना बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या है, डाउनवर्ड है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, आंसर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है द डायग्राम शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR रिप्रेजेंट कर रहा है। बात सही भी है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मीडियम मेरे पास ये मान ले बाउंड्री है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब इंसिडेंट लाइट अगर मीडियम 1 से होता है और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, अगर मेरे पास ये एंगल क्या होता, क्रिटिकल एंगल होता, तो क्रिटिकल एंगल अगर इंसिडेंट एंगल मेरे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर होता तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह जाता ना, तो ये जो थीटा सी है ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया है कि लाइट रे मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है ना, और यहाँ पे लाइट रे अगर मैं देखूँ तो किस तरह जा रहा है, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। यानी ये जो इंसिडेंट एंगल होगा ये तभी हो सकता है जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन हो किसके, क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल पे ही मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो मेरे पास इन तीनों में से कौन सा ट्रू नहीं है, ये ध्यान रखना, ट्रू नहीं है पूछा है। एंगल भाई ये इंसिडेंट एंगल I और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल R ये दोनों तो सेम होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ए ऑन इज क्रिटिकल एंगल नहीं, अगर मेरे पास ये एंगल क्रिटिकल होता तो लाइट इस तरह से जाती, तो ये आई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल नहीं है। तो मेरे पास आंसर जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एक बार 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। आप यहाँ पे देखना, आप क्या पढ़े हुए हो कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक COM यानी सेंटर ऑफ मास होता है और एक होता है मेरा GOM या COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास, देख अगर मेरे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, G कांस्टेंट होता है, G कांस्टेंट होता है, केवल यही एक कंडीशन है जब सेंटर ऑफ मास
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दोनों कोइंसाइड होते हैं। लेट सपोज इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और जी मेरे पास कांस्टेंट है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो मैं क्या कहूँगा कि सर यहाँ पे ही मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम पॉइंट होगा जहाँ सेंटर ऑफ मास है। बट अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे इस पोर्शन पे g की वैल्यू ज़्यादा है और इस जगह पे g की वैल्यू कम है, तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन पे अगर g मेरा मतलब कांस्टेंट नहीं है, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो मेरा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कोइंसाइड नहीं रहते हैं, ठीक है ना, ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी यूनिफॉर्म है तो ही सही होगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a body is equivalent under combined action of several force। लेट सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसमें मेरे पास फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2 और ये फोर्स लग रहा है F3। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पर है तो इस पे इक्विलिब्रियम का मतलब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑल द फोर्सेज मस्ट बी अप्लाई एट द सेम पॉइंट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। द सम ऑफ द टॉर्क all the forces pair of equal and opposite forces, the line of action of the force must pass through the center of gravity of body, sum of the torque about any point must always be equal to 0, ठीक है। तो फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना, ऑल पॉइंट मस्ट बी अप्लाइड एट सेम पॉइंट, ज़रूरी नहीं है। लेट सपोज मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, F1 F2 F3 तीनों तो अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है ना, मगर इन सबका मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास फोर्स 0 होगा। और अगर इस पॉइंट के अबाउट देखूँ तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, सबका टॉर्क मिलके क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो ही मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर है, यानी आंसर जो होगा इसका वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टोटल टॉर्क और टोटल फोर्स ये 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा अगर आप ध्यान मतलब रख दोगे तो आपको कह रहा है अ फोटो फ्रेम हैंग ऑन वॉल विद स्ट्रिंग 3 डिफरेंट वे, 3 अलग अलग टाइप्स है। पहले वाले पे आपने ये इस तरह से स्ट्रिंग को क्या किया है, बांधा हुआ है ऑब्जेक्ट से, दूसरे वाले में आपने इस तरह से स्ट्रिंग को क्या हुआ है, बांधा हुआ है, ठीक है ना, और तीसरे टाइप में आपने स्ट्रिंग को ये थोड़ा सा ज़्यादा एंगल और इस तरह से बांधा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ग्रेविटेशन और mg होगा, यहाँ पे भी mg होगा और यहाँ पे भी mg होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ तो टेंशन यहाँ पे लगेगा T और यहाँ पे लगेगा टेंशन T। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दोनों का कैंसिल आउट होगा, इस वजह से x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, और y डायरेक्शन में इसका देखेगा तो T साइन थीटा होगा और ये T साइन थीटा होगा। तो मेरे पास इस पे अगर नेट फोर्स 0 देखूंगा तो 2t साइन थीटा की वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए। अपवर्ड लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करना होना चाहिए अगर ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। अब देखना, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये थीटा एंगल आएगा ना, ये t साइन थीटा नहीं होगा बच्चे, ये t कॉस थीटा ये वाला फैक्टर आएगा, ये फैक्टर t कॉस थीटा आने वाला है, साइन थीटा नहीं। ये आएगा मेरे पास t कॉस थीटा, तो ये 2 कॉस थीटा आने वाला है। अब देखना यहाँ पे एंगल, पहले वाले में एंगल मेरे पास कम है, दूसरे वाले में एंगल ज़्यादा है। अब देखना ये मेरे पास जो टेंशन है, अगर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, कॉस थीटा कम होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा, टी मैक्सिमम यहाँ पे जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और थीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम आती है। आपको याद होगा कॉस 0 1 होता है जबकि कॉस 90 0 होता है, तो थीटा बढ़ने पे कॉस की वैल्यू कम हो गई और ये वैल्यू कम होगी तो टोटल टेंशन की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो थर्ड ऑप्शन में मुझे टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ग्रेटेस्ट इन थर्ड, यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ अ फोर्स एक्टिंग इज
कंजर्वेटिव। देख कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैं क्या कहता हूँ, नेट वर्क डन ड्यू टू, मतलब मान ले एक ऑब्जेक्ट ये है, इस पर मैंने फोर्स लगाया है F, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक, फिर यानी पॉइंट ए से ले रहा हूँ और फिर पॉइंट ए तक ले जा रहा हूँ, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया हूँ उसी पॉइंट पे ले जाने पे इफ वर्क डन बाय फोर्स F, ये क्या है, 0, यानी F को मैं क्या बोलूँगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूँ तो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके फिर यहीं पे ले आऊँ, तो मेरे पास वर्क डन ड्यू टू mg तो 0 लिख देते थे, क्योंकि आप कहते थे वर्क डन ड्यू टू mg होता था mgh, h होता था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल तो कहीं डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी mg कंजर्वेटिव फोर्स है। मगर एक टेबल पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से घुमा के यहाँ पे ले आए तो ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से वर्क डन 0 थोड़ी ना होगा, तो वर्क डन अगर फ्रिक्शन की वजह से 0 नहीं है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वर्क डन बाई फोर्स इज 0 व्हेन द पार्टिकल मूव वन अराउंड एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो वर्क डन 0 आ रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक बार 11 ट्राई कर लेते। 11 कह रहा है अ लिफ्ट इज मूविंग अप एट कांस्टेंट स्पीड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर कह रहा है एक लिफ्ट क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये मान लो मेरे पास लिफ्ट है और ये लिफ्ट v इजकल टू कांस्टेंट से चल रहा है। अगर कांस्टेंट से चल रहा है तो इस पे लगने वाला जो टेंशन होगा और इस पे लगने वाला जो mg होगा, ठीक है ना, यही दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मतलब कितना हुआ, 0 हुआ, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 हुआ, और अगर नेट फोर्स 0 तो मैं करूँगा टेंशन फोर्स mg को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ये कहा नहीं कह सकता हूँ, देखना टेंशन इन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट सही है, mg के बराबर ही होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिवेटर इज कांस्टेंट, सेकंड भी सही है, क्योंकि वेलोसिटी तो ये है और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv², जब v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट, नहीं वो तो बढ़ रहा है ना, जैसे ग्राउंड ये है, ग्राउंड से ये हाइट तो बढ़ ही रहा है, और जैसे ही हाइट बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, थर्ड गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर इज 0, ये भी सही है। फिफ्थ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द लिफ्ट एनर्जी अर्थ और लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कैसे होगा, ठीक है। तो आपके पास ट्रू कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, कह रहा है टू कार्स फिक्स्ड विद स्प्रिंग एट फ्रंट कोलाइड एज फिगर, यानी इस तरह का मेरे पास है, यानी एक कार मेरे पास ये है और एक कार मेरे पास ये है। लेट सपोज ये मेरे पास इसका स्प्रिंग है और ये इसका स्प्रिंग है, ठीक है ना। और भाई अगर दोनों पहले टकरा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होना शुरू होगा। एक टाइम पे क्या होगा कि स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगी, ठीक है ना, स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पे इनकी बीच की डिस्टेंस सबसे कम होगी, यानी बीच की डिस्टेंस कम होने का सिनेरियो क्या है, स्प्रिंग जब सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी में। और जब काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का सबसे मिनिमम होगा यानी वो सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में होगी, यानी स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा, यानी स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कंप्रेस होगा जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी जब मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब मैक्स कंप्रेशन होगा। सबसे ज़्यादा कंप्रेशन उसी टाइम पे होगा जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। और उस टाइम पे अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी आ कहाँ से रहा स्प्रिंग के पास, इसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे मेरे पास सबसे मिनिमम होगा किसका, सिस्टम का, और वही काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल में, तो सबसे कम जहाँ पर होगा वही सिचुएशन होगा जब इन दोनों कार के बीच के सबसे कम डिस्टेंस होगी। यानी आप क्या बोल सकते हो कि सेपरेशन बिटवीन द कार मिनिमम कब होगा, जब मेरे पास बोथ कार हैव सेम नीड, द काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज एट मिनिमम। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा,
आंसर डी आ जाएगा। क्या ये पोर्शन क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, तो मेरे पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अ कॉन्केव स्फेरिकल मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ। तो कॉन्केव स्फेरिकल मिरर मेरे पास ये हो गया, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और फोकल लेंथ इसका आता है नेगेटिव। और कह रहा है अ पार्टिकल प्लेस्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो पार्टिकल कहाँ प्लेस है? पार्टिकल प्लेस है मेरे पास, ऑब्जेक्ट प्लेस है 6 सेंटीमीटर पे, यानी u की वैल्यू कितनी हो गई -6 सेंटीमीटर, f की वैल्यू होगी -12 सेंटीमीटर, v की वैल्यू निकालनी है। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना हो जाएगा? -12 माइनस 1/u कितना हो जाएगा? -6। यानी यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना मिल जाएगा? +12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। +12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? प्लस का मतलब जो मेरा इमेज बन रहा है वो यहाँ पे कहीं बन रहा है इमेज, और कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? 12 सेंटीमीटर पे। पॉजिटिव बता रहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो बिहाइंड मिरर और 12 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इसको एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिस पे मान लो ये लेंथ L है और इस पे मास M रखा हुआ है। उसको कह रहा है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये क्या करने लगता है? ऑक्सीलेट करने लगता है। अब ये अगर ऑक्सीलेट कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा होगा कि इसका एक बार एम्पलीट्यूड ये प्लस है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड ये -a के डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ तक मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। बट अब क्या कह रहा है? मैं इसी पेंडुलम पे क्या कर देता हूँ? एक m मास का और ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, यानी अब यहाँ पे मास हो गया 2m। अब खुद सोचो कि अगर मैंने इस पे एक मास रख दिया तो ये उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस तो होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड अब क्या हो गया होगा इसका एम्पलीट्यूड अगर मास 2 टाइम्स कर दोगे तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा। बट बच्चे अब ये तो बात है एम्पलीट्यूड का हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखे रहना कि देख, फ्रीक्वेंसी मेरे पास किसी भी पेंडुलम का होता है 2π/L या G/L आप कह सकते हो। ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है इतने पे। ठीक है ना, 1/2π ये आ जाएगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी, 1/2π भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मास m रखो, 2m रखो, 10m रखो, डिपेंड ही नहीं करेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों सिचुएशन में, बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड मास बढ़ाने की वजह से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड डबल्स नहीं, एम्पलीट्यूड रिड्यूस टू हाफ एंड इनिशियल वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर एक बार 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 प्लेन मिरर OA OB आर इंक्लाइंड एट, यानी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, और एक मैं अभी ये एक इंसिडेंट रे लेके जा रहा हूँ पैरेलल। अच्छा, ये इंसिडेंट रे लेके जाऊँगा तो ये मेरे पास नॉर्मल होगा और इस तरह से मेरे पास क्या जाएगा? एक रिफ्लेक्शन ले जाएगा। अब ये लाइट इस मिरर से भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कह रहा है कि फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल ये लाइट क्या हो गया? मूव कर गया। अब यहाँ पे बस मुझे ये देखना है कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखना, ये अगर लाइन ये है और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अच्छा, ये देखना, ये और ये भी पैरेलल दे रखा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा होगा। अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, सारे एंगल थीटा है, तो सारे एंगल का सम इक्वल टू 180 होगा। इनसाइड एंगल का सम ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर बी आ जाएगा।
बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है। आई होप कि आपको ये जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं उनका सही आइडिया एक बार लग गया होगा। ठीक है, बस इतना ही कहानी था और तो कुछ है भी नहीं। 15 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। ठीक है ना, चलो टेक केयर बच्चे, बाय।